हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने मेंडल जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था और अब हम आगे जो करेंगे मेंडल प्रिंसिपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेंडल प्रिंसिपल्स की बात की थी और उससे पहले हमने एलील की पोजीशन की भी कुछ बात की थी, जिसमें हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील्स की पोजीशन को देखा था, राइट, एक डायग्राम के थ्रू। उसको आप दोबारा से एक बार रिपीट कर लें और अच्छे से देख लें। और फिर हमने बात की थोड़ी सी हिस्ट्री की। मेंडल प्रिंसिपल में जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक पादरी थे, है ना, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और कैसे उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की। और उनके जो वर्क को काफ़ी टाइम तक तो लोगों ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, क्योंकि उनका सारा का सारा जो वर्क था वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से था, और उस टाइम इतना मैथ्स जो था वो डेवलप नहीं हुआ था। तो इसलिए उस टाइम उनके जो डिस्कवरी थी इंपॉर्टेंस ही नहीं मिली। आफ्टर उनकी जो डेथ के बाद जाके फिर आगे 3 साइंटिस्ट आए, हुगो डिब्रेस, कॉल कॉर्न और एरिस्ट टशमार्क, उन्होंने दोबारा से इनकी काम को रीडिस्कवर किया था, राइट। तो इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। अब आगे का देखते हैं कि मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गार्डन पी को चूज़ किया और उसकी क्या एडवांटेज थी उनके लिए। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। चलिए आगे का हम बात करते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो इसमें आज हम बात करते हैं कैरेक्टर स्टडीड बाय द मेंडल। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी की है उसमें क्या चीज़ें थी। कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड हैज़ कैरेक्टर ऑफ ट्रेड्स। कैरेक्टर और ट्रेड, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम कैरेक्टर या ट्रेड्स कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल। स्टडीड बाय द मेंडल हैज़ अ डिस्क्रीट का मीनिंग अलग अलग, मतलब मेंडल ने क्या किए, जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसे उसने कैरेक्टर नाम दिया या उसे ट्रेट कहा। किसने कहा? मेंडल ने। और बाद में यही हम इसे क्या बोलते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर, राइट। क्या बोला उसको? मेंडेलियन कैरेक्टर। ये बात क्लियर होगी। अब मेंडल स्टडी 7 कैरेक्टर और ट्रेड्स, ये साइफन लगा हुआ है ऐसे, कैरेक्टर कहा या ट्रेड्स, ऑल हैविंग 2 वेरिएंट्स और वर्जन्स। तो जो मेंडल ने जिस चीज़ की स्टडी की वो 7 कैरेक्टर थे पी के अंदर, या ट्रेड्स थे जिसके एक्चुअल में 2 वेरिएंट्स थे या वर्जन थे। इतनी बात क्लियर होगी। वो वर्जन क्या थे हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे। बात क्या हो रही है, उसने कहा कि कैरेक्टर की बात की उसने, तो कैरेक्टर में जो स्टडी की उसने क्या बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीव के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, मतलब माना कि कोई भी, जैसे माना कोई एक, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि कोई एनिमल है जो बहुत लंबा है, वो उसकी एक स्पेशलिटी है, तो वो करेक्टर है उसका कि उसमें लंबापन, वो उसमें ज़्यादा हमें लेंथ दिखाई देती है। तो वैसा कोई करेक्टर और ट्रेट उसे मेंडल ने अलग अलग डिस्क्रीट मतलब अलग अलग स्टडी किया, और ये करेक्टर क्या, जो मेंडल ने स्टडी की उसे बाद में क्या नाम दिया गया, मेंडेलियन करेक्टर्स, राइट। आगे बात करते हैं कि मेंडल स्टडीड 7 करेक्टर, उसने एक्चुअल में 7 करेक्टर्स या ट्रेड्स को। अब करेक्टर और ट्रेड दोनों एक्चुअल में डिफरेंट टर्म्स हैं, इसे हम आगे मैं क्लियर करता हूँ कि क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या मैं पहले भी बता दिया फिर भी बता दूंगा एक बार कि करेक्टर और ट्रेड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑल हैविंग 2 वेरिएंट्स, और इनके 2 वर्जन हैं, क्या है वो आगे देखते हैं। तो इसमें 7 करेक्टर्स हमारे पास कौन कौन था? पहला था स्टेम लेंथ, दूसरा था फ्लावर पोजीशन, नेक्स्ट था फ्लावर का कलर या सीड कोड कलर, नेक्स्ट था पॉड का शेप, फली का आकार कैसा था, देन पॉड कलर, फली का कलर कैसा था, रंग कैसा था, फिर कॉटिलेडन कलर, देन सीड फॉर्म, सीड का शेप कैसे थी। ये सारे के सारे 7 जो मेन करेक्टर थे वो, या ट्रेड जिसे आप कह रहे हो, वो मेंडल ने लिए और इनके ऊपर स्टडी की। एक्चुअल में करेक्टर, और जैसे मैं बात कर रहा हूँ लेंथ है। अब लेंथ में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हो सकती है टॉल, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ड्राफ्टनेस। तो एक्चुअल में जो आपकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये एक्चुअल में क्या है आपका, मेनली कैरेक्टर, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर।
और जो नीचे वाली ये जो 2 पॉइंट है कि लेंथ आपकी वो टॉल भी हो सकती है और ड्राफ्ट भी हो सकती है, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेट। तो ये डिफरेंस आता है, दोनों है एक ही चीज़ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या आ रहा है, करेक्टर क्या है, लेंथ, लेंथ को आप क्या वो नाम दे रहे हो, लेंथ को क्या नाम दे रहे हो, करेक्टर। और जो आपका टॉल या ड्राफ्ट जो इंडिविजुअल जो चीज़ है वो क्या चीज़ कहलाएगी, ट्रेट। क्लियर होगी बात, अब इस चीज़ को भूलना मत आप। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये 7 हमारे पास उसने करेक्टर आगे लिए, अब आगे देखते हैं, इनको याद कर लें, कई बार पूछे जाते हैं। तो मेन इसमें क्या क्या था, जो स्ट्रेंथ थी, स्टेम की लेंथ थी वो टॉल हो सकती है या ड्राफ्ट हो सकती है, राइट। उसके बाद फ्लावर की पोजीशन है वो एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है ना। फ्लावर का कलर वॉयलेट हो सकता है, वाइट हो सकता है, या सीड कोट का कलर ग्रे हो सकता है या वाइट हो सकता है। पॉड शेप आपका इनफ्लेटेड हो सकती है या कंस्ट्रिक्ट हो सकती है। पॉड का जो कलर है वो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। कॉटिलीडन का कलर येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। और सीड का फॉर्म, सीड आपकी राउंड गोलाकार की या रिंकल यानी झुर्रीदार हो सकती है। तो ये चीज़ उसने आगे डिस्क्राइब की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा अब बेसिक एक टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या चीज़ है ये। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो उसने हाइब्रिडाइज जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए किसके ऊपर किए, पाइसम सैटिवम के ऊपर किए, उसके आधार पर मेंडल प्रपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसकी उसी के आधार पर उसने एक प्रिंसिपल दिया और उसे हमने क्या बोला, मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। किस आधार पर, उसने एक एक्सपेरिमेंट किए हाइब्रिडाइजेशन के, हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों को मिक्स करना। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया उसने, पाइसम सैटिवम यानी कि मटर के दाने, मटर के प्लांट के ऊपर। पाइसम सैटिवम बोटेनिकल नेम है उसका। उसके आधार पर उसने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया, नियम दिया ये, और बाद में चलकर हम उसे क्या नाम देते हैं, मेंडल लॉ, राइट। तो पहला इसका जो लॉ आया वो आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन ट्रेट। क्लियर हो रही बात। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ +2 के अंदर, क्रॉस हो रहा है कैसे, जैसे ए और बी के बीच में क्रॉस किया। तो हम यहाँ करेक्टर जब ले रहे हैं वो एक ही करेक्टर ले रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, जो क्रॉस करवा रहे हो आप, वो क्रॉस किसके बीच में हो रहा है, ओनली वन ट्रेट, आप सिर्फ एक ही चीज़ को लेके चले हो। समझ आ गई बात। आगे बात करते हैं हम मेंडल फॉर्मुलेटेड। तो उसमें आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है मेंडल फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। ये क्या बताता है, ये नियम क्या बोलता है, लॉ स्टेट्स ईच इंडिविजुअल पोजेसिव 2 फैक्टर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। इन्होंने नियम बताया या नियम दिया, लॉ दिया अपना, कि हर एक इंडिविजुअल पोजेसिव 2 फैक्टर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पोजेसिव टू फैक्टर। और बाद में हमने इन फैक्टर्स को क्या नाम दिया, याद रखना, जीन्स। मतलब एक्चुअली में मेंडल को नहीं पता था उस टाइम, इतनी साइंस डेवलप भी नहीं हुई थी, वो जीन्स नाम नहीं देता था, वो क्या बोलता था, जीन्स को उसने क्या नाम दिया, फैक्टर। तो उसने कहा किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी पोजेस 2 फैक्टर्स फॉर, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने के लिए उसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर होगी बात। जैसे अगर मैंने लेंथ को शो करना है, राइट, अगर मैंने किसी के अंदर स्टेम की लेंथ को शो करना है तो मेरे पास इस तरीके से 2 फैक्टर होने चाहिए, ऐसे ये मेरे पास इस तरीके का, राइट। तो पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने के लिए उसमें 2 फैक्टर होने चाहिए। और बाद में हमने इन फैक्टर्स को क्या बोला, जीन्स। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई और उन्हें पता लगा कि एक्चुअल में ये जो फैक्टर है उनका नाम क्या डाला गया, जीन्स, राइट। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। जैसे जब गैमीट बनते हैं, ईच मेंबर ऑफ द पेयर जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब आपको पता है जैसे गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो जो जीन का पेयर था, जो मैंने आपकी अभी ऊपर आपसे बात की, जो 2 फैक्टर्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे,
सिंपल सी बात है, जब जैसे गैमेट की फॉर्मेशन, तो गैमेट की फॉर्मेशन आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल्स। दो टाइप की सेल्स होती है हमारे अंदर, इतना तो आपको पता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जर्म दो टाइप की सेल्स हैं। एक कौन सी है मैंने आपको अभी बताया, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल में हमेशा क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और समसूत्री विभाजन होगा। और जो आपकी गैमेटिक सेल है उन्हीं से जर्म सेल्स बनेंगी। तो उनके अंदर ही उसने कहा जैसे ही किसी की गैमीट की फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन होने से क्या होगा, जो हमारे पास जीन है और जीन का जो पेयर है वो कैसा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। वो जो टू फैक्टर की हम बात कर रहे थे, वो गैमीट बनेंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर। और पर जैसे माना कि हमारे पास कोई पेरेंट है, राइट, हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट से प्रोजिनी बनी, मेल और फीमेल प्रोजिनी बनी। तो प्रोजिनी बनने के लिए पहले तो गैमीट बनेगा। अब जो गैमीट बनेगा, गैमीट दो बने इससे माना, ठीक है। तो इसमें यहाँ कोई हमारे पास टॉल जो करेक्टर था वो टी था, वो एक टी इधर आ जाएगा, एक टी इधर आ जाएगा, आगे देखेंगे हम इसको। तो टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, जैसे गैमीट बनते हैं, ईच मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ जीन, तो जो जीन का जो पेयर होता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। और कहाँ चला जाएगा, दैट ईच गैमीट, वो एक प्रत्येक गैमीट के अंदर चला जाएगा। कैरीज ओनली वन फैक्टर, इसका मतलब गैमीट हमेशा एक फैक्टर को ही कैरी करता है। जैसे हम टू फैक्टर्स बात कर रहे थे, किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, लेकिन जब गैमीट बनते हैं तो वो फैक्टर अलग अलग होकर प्रत्येक गैमीट के अंदर चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। दैट गैमीट आर ऑलवेज पेयर, इसीलिए ये गैमीट कैसे हुए, प्योर हो गए। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स। यहाँ से प्रूव होता है कि गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे गैमीट बने ना, तो गैमीट की जैसे फॉर्मेशन हुई, माना कि हमारे पास कोई टॉल पेड़ था, है ना, और उसके अंदर टू फैक्टर हैं, ये जो उसकी टॉलरेंस को शो कर रहे हैं, हमें दो चाहिए तो जोड़ी में ही, है ना। तो इससे जब आप गैमीट बनाओगे तो एक गैमीट ये बनेगा, एक गैमीट ये बनेगा। तो ये जो गैमीट बने ये आपस में कैसे हुए, प्योर, क्योंकि इसमें अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे हम, गैमीट आर ऑलवेज प्योर, हमेशा शुद्ध होते हैं। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट इससे प्रूव हो जाती है। क्लियर होगी बात, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन ऑल्सो हेरिडिटी फैक्टर आर डिस्क्रीट एंड डू नॉट ब्लेंड। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं और कभी भी एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करते, मिलते नहीं है व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। अगर हेरिडिटी फैक्टर आपस में एक साथ भी होंगे तो भी वो कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइज ओनली द डिप्लॉयड। और सबसे बड़ी बात, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की आप बात कर रहे हो, ये हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई होगा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड दो चीज़ें होती है, एक होती है टू एन कंडीशन और एक होती है एन कंडीशन। तो जो टू एन कंडीशन है उसे आप क्या बोलते हो, डिप्लॉयड, और एन कंडीशन होती है हैप्लॉयड। द्विगुणित ये होती है द्विगुणित और ये होती है अगुणित, है ना। यहाँ पर एन में क्या मतलब होता है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एन वाली कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। तो कहता है ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आप बात कर रहे हो वो हमेशा किस पर लगेगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगेगा। उनसे क्या बनेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा, हैप्लॉयड गैमीट। जो कैसे, ये जो हैप्लॉयड गैमीट कैसे बनते हैं, सेक्सुअली। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब इन्होंने वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, कि हमारे पास पी जनरेशन का मतलब पेरेंट्स। तो हमारे पास क्या है, पी जनरेशन है। पी जनरेशन, सॉरी, पी जनरेशन का मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स जनरेशन। पेरेंट्स में हमारे पास एक टॉल और एक ड्राफ्ट है। टॉल के जो गैमीट बने ये है गैमीट, टॉल के जो गैमीट बने, एक गैमीट ये बना टॉल से और एक ये बना। तो ये जो टी फैक्टर है जोड़ी में है हमारे पास, पेयर में है, एक टी यहाँ चला गया, एक टी इसमें चला गया, कैपिटल टी कैपिटल टी। स्मॉल टी ये ड्राफ्ट का पेयर ऑफ करेक्टर है, इसी से हमारा ड्राफ्टनेस शो हो रही है। तो ये जो स्मॉल टी है ये भी आगे गैमीट बने, तो एक गैमीट ये बना और एक गैमीट ये बना। तो हाफ स्मॉल टी इसमें आ गया, हाफ स्मॉल टी इसमें आ जाएगा, राइट। अब इनके अंदर जब क्रॉस होगी तो हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हाइब्रिड। यानी कि यहाँ पर एक कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया।
क्लियर होगी बात। तो इसे इसे हम क्या कहते हैं, मेंडल क्रॉस। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्राफ्ट पी प्लांट्स। अब हमने मोनोहाइब्रिड, मोनो क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही गुण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, करेक्टर क्या लिया हमने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, करेक्ट यहाँ पे करेक्टर हमने क्या लिया, फिर से वही बात हो रही है, करेक्टर हमने यहाँ पे क्या लिया है, लेंथ। हम लेंथ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहाँ किस किसके बीच में हो रहा है, टॉल और ड्राफ्ट पी प्लांट के बीच में। और हमारी लेंथ एक कैरेक्टर है जिसमें दो ट्रेट आते हैं, टॉल और ड्राफ्ट। यहाँ पर हमने सिंबल जो यूज़ कर रहे हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, डेजिग्नेट जो शो कर रहा है टॉलनेस को और ड्राफ्टनेस एलील को रिस्पेक्टिवली इन द जीनोटाइप ऑफ द मेच्योर प्लांट्स। तो ये क्या है, आपके जीनोटाइप है। एक होता है फिनो, हमने पिछले वाले क्लास के अंदर देखा था जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप जो उसको जेनेटिकली शो कर रहा है, राइट। तो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है एक्चुअल में, ये जीनोटाइप है किसी भी मैच्योर प्लांट के अंदर, राइट। अब आगे देखते हैं मेंडल्स क्रॉस ऑफ द टॉल और ड्राफ्ट पी फॉर पी क्रॉस। तो यहाँ क्या हुआ, किसी जब हम मेंडल क्रॉस करवाते हैं टॉल और ड्राफ्ट पी के अंदर, तो वहाँ पर हम एक तो लेटर यूज़ कर रहे हैं कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एलील ऑफ द जीन प्लांट्स है ना, ये हमारे पास एलील है, जिसमें जो कैपिटल टी है अपर केस लेटर मतलब बड़ा वाला टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट द डोमिनेंट एलील, और जो लोअर केस है छोटा वाला टी है वो किसको शो कर रहा है, रिप्रेजेंट द रिसेसिव एलील, है ना। ये हमारे एलील है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव है। डोमिनेंट होता है जो दिखाई देगा और रिसेसिव जो हाइड हो जाएगा। तो बोलता है बोथ पेरेंट्स ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर टू इसलिए बोले कि हमारे पास टी एक जो पेरेंट है वो कैपिटल टी है, और दूसरा जो पेरेंट है ड्राफ्ट वाला उसके अंदर स्मॉल टी है। तो ये प्योर आपस में। टॉल प्लांट्स होमोजाइगस फॉर टॉल एलील और ड्राफ्ट प्लांट्स होमोजाइगस फॉर द ड्राफ्ट एलील। क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं मेंडल ट्रेस ईच ट्रेट टू जनरेशन। मेंडल ने जो ट्रेस किया, ट्रेस करना होता है उसके ऊपर गणना करना, उसके पीछे चलना। उसने जो ट्रेसिंग की वो कहाँ तक की, ट्रेड की दो जनरेशन तक, मतलब F1 और F1 के बाद F2 तक, वो F2 तक गया। इसमें जो P वर्ड है वो है पेरेंटल जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और वो कहता है जो टू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं क्रॉस्ड ईच अदर कॉल्ड पी क्रॉस। तो इसे हम पी क्रॉस भी कहते हैं। हमें क्या मिलता है उससे, गिव ऑफस्प्रिंग्स कंप्राइज दी फर्स्ट फीलियल और F1 जनरेशन। तो जब कभी भी टू ब्रीडिंग प्लांट्स के अंदर क्रॉस करवाओगे आप, तो आपको पी क्रॉस करवा के तो हमें क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन मिल रही है, जिसे हम F का फुल फॉर्म होता है फीलियल, क्या बोलते हैं, फीलियल जनरेशन। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्राफ्ट प्लांट्स मींस F1 जनरेशन, सॉरी पी जनरेशन यानी पेरेंट्स जनरेशन हील्ड बनाते हैं फिनोटिपिकली टॉल प्लांट्स। ये कैसे हो रहा है, उसने कहा जब आप टॉल और ड्राफ्ट दो पेरेंट्स आपने लिए, टॉल और ड्राफ्ट लिए पेरेंट जनरेशन के अंदर, उनके बीच में क्रॉस करवाया, तो आपको फिनोटिपिकली क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं। मतलब फिनोटिपिकली क्या होता है, जो आप बाहर से देख सकते हो, अभी जीनोटाइपिक की बात नहीं की, बाहर से आपको दिखने में क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया, ये हमारे पास पेरेंट्स जनरेशन थी, इसका हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर ये हमारे पास पेरेंट है, ये और ये ड्राफ्ट पेरेंट है। जब करवाया तो हमें सारे के सारे देखो टॉल मिल रहे हैं फिनोटिपिकली, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैसे हो रहे हैं इसको हम आगे देखते हैं। उसने कहा जब भी आप क्रॉस करवाते हो, किसके बीच में करवा रहे हो, टॉल और ड्राफ्ट प्लांट के बीच में, तो सारे के सारे फिनोटिपिकली हमें टॉल मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, नाउ अंडरस्टैंड वाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम समझते हैं। कहते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ आर पुनेट स्क्वायर। ये जो आपने ऊपर जो स्क्वायर बनाया था इस तरीके से, ये जो स्क्वायर बनाते हो, इसे ये एक साइंटिस्ट थे आर पुनेट, उन्होंने ये इसकी डिस्कवरी की थी, और इसलिए इसे कहते हैं आर पुनेट स्क्वायर। तो इसमें उन्होंने क्या किया, यूज टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ सिंपल जेनेटिक क्रॉस, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द गैमीट ऑफ वन सेक्स कैप्ट ऑन टॉप ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ क्या करते हैं, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है एक गैमीट का,
किसी एक सेक्स का, मतलब मेल का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, गैमीट जो मतलब एक साइड के, एक इंडिविजुअल के जो गैमीट बने एक सेक्स के, उसे हम एक स्क्वायर के टॉप पे रख देंगे, और अदर जो सेक्स है हमारा, जो दूसरा है जो ड्राफ्ट वाला है, उसको अलग साइड पर रख देंगे। जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्रॉस बना, तो ऊपर की साइड मेल और इधर की साइड फीमेल के गैमीट रख देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। और फिर क्या होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑल पॉसिबल जाइगोट एंटर इन स्क्वायर ग्रिड, और जितने भी पॉसिबल हमारे पास जो बनेंगे उन सभी को जाइगोट्स जो बनेंगे जब आप क्रॉस करवाओगे मेल और फीमेल के बीच में, तो जो भी बनेगा वो उनको बीच में रख देंगे स्क्वायर्स के, जो भी पॉसिबल हमारे पास बन पाएंगे। ठीक है, हमने जैसे क्रॉस करवाया तो हमारे ये बन गए। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। ऑल द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जैसे ही गैमीट की फॉर्मेशन होती है, मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बात कर रहे हैं कि जब गैमीट के फॉर्मेशन बनने की, जब जो आपके जो युग्मक होते हैं गैमीट बन रहे होते हैं, उस समय क्या होगा, जो जीन का पेयर है वो आपस में सेपरेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हाफ इन गैमीट, क्योंकि आपको पता है गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होता है ना, अगुणित, तो वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही जो हमारे गैमीट, ये पूरी अब डिटेल में डिस्क्रिप्शन हो रही है कि जैसे ही आपके गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो आपके जीन का पेयर है वो सेपरेट हो जाएगा गैमीट्स के अंदर, हाफ हाफ चलेगा, क्योंकि आपको पता है गैमीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो अब पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट एट द होमोलोगस लोकी सेपरेट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जीन्स के पेयर हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, होमोलोगस लोकाई, मतलब एक जैसी पोजीशन पे जो थे वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि जब क्रोमोसोम ही अलग हो गया तो वो जो जीन्स है वो भी अलग हो जाएंगे। ईच गैमीट कैरीज ओनली वन जीन, तो हर एक गैमीट के पास एक एक जीन आ जाएगा। प्लांट्स विद दीज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्रॉस्ड, अब क्या हुआ, अब हम ये जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आई है उसके आधार पर वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ। क्रॉस करते क्या होगा, जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स गेट्स टी जीन फ्रॉम वन पेरेंट एंड स्मॉल टी जीन फ्रॉम अदर, मतलब कैपिटल टी उसको कहाँ से मिलेगा, एक पेरेंट से, क्योंकि अब वो क्रॉस कर रहे हैं, और स्मॉल टी जीन उसे दूसरे से मिलेगा। देन ऑल द हाइब्रिड प्लांट्स, अब जो प्लांट्स बने कहाँ बने, F1 जनरेशन के अंदर, आर जेनेटिकली हिट्रोजाइगस। अब वो सारे के सारे कैसे हुए, हिट्रोजाइगस हो गए, और उनका जीनोटाइप देखने में कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आपकी कैसी है, F1 जनरेशन है ये आपकी। क्लियर होगी बात। तो ये उसी बात को जो हमने ऊपर अभी डिस्क्रिप्शन देखी उसको हम दोबारा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, F1 हमारे पास जो जनरेशन थी, F1 जनरेशन में जो टॉल है, और ये हमारे पास क्या है, ये F1 जनरेशन आ गई। अब आगे क्या हुआ, जो हमारी पास F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन का हमने क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पर क्या हुआ, हमें गैमीट पहले तो हमें गैमीट बनाने पड़ेंगे। F1 जनरेशन गैमीट बनाए, ये बन गया कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल, अलग अलग हो गए ना दोनों फैक्टर, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद ये हमारे पास F2 जनरेशन आ गई, तो इसमें हमारे पास ये टॉल आया, ये टॉल आया, ये टॉल आया, ये ड्राफ आया। ये मैं सब कैलकुलेशन तो पता ही कैसे करते हैं, ये आपने किया हुआ है। अब हमारे पास जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आई वो बड़ी अजीब सी आई, ये हमारा आया जीनोटाइपिक रेशियो, और ये आया फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक रेशियो जो आया वो आया 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, दो ऑल द हाइब्रिड प्लांट्स F1 जनरेशन जेनेटिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी, बट ऑल दीज प्लांट्स वर टॉल सिमिलर टू प्योर ब्रीड टॉल प्लांट्स विद जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैपिटल टी। वो कहता है कि भले ही आपकी जो वो कहता है कि F1 जनरेशन थी हमारी ये वाली, इस जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन की, कैपिटल टी और स्मॉल टी था जेनेटिकली, बट ऑल दीज प्लांट्स वर टॉल सिमिलर, वो सारे के सारे टॉल ही थे। हमने देखा था F1 जनरेशन में सारे के सारे जो हमें मिले थे वो टॉल ही थे, क्योंकि यही चीज़ सभी में मिल रही थी हमें, सारे के सारे सिमिलर थे। कैसे थे, टू प्योर ब्रीड टॉल प्लांट्स विद जेनेटिक कंस्टिट्यूशन टी, जैसे कि हमने पेरेंट्स देखे थे इस ऐसे, ये टॉल ही होता है, तो ये भी इसी की तरह टॉल ही है। क्लियर होगी बात, आगे देखते हैं। वी सी, हमने देखा देयर फिजिकल अपीयरेंस इज सेम, कैसी, ऑल टॉल, बट जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन डिफर
कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। वो कहता है कि जो अभी हमने जो F2 जनरेशन में देखा कि वहाँ पर क्या हुआ, जो फिजिकल अपीयरेंस है सारे के सारे लंबे हैं। सॉरी, जो F1 जनरेशन में हमने क्या देखा कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सभी की क्या है, सभी लंबे हैं, लेकिन जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। पेरेंट्स में कैपिटल टी था, और अब जो उनकी F1 जनरेशन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन फिर भी वो भी टॉल है उनकी तरह। नेक्स्ट देखते हैं। When plants of F1 generation were allowed to self-pollinate, both tall and short plants appeared in second generation। वो कहता है अब अगर आप F1 जनरेशन के जब प्रोजनी जब बड़ी हो गई और F1 जनरेशन को आपने अलाउ किया कि वो सेल्फ पॉलिनेट होके आगे क्रॉस करें, तो टॉल और शॉर्ट दोनों प्लांट हमें देखने को मिले। कब? जब सेकंड जनरेशन बनी, नई जब सेकंड जनरेशन बनी। कहता है इट इज़ एविडेंट दैट ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन हाइब्रिड। कहता है ये चीज़ इस बात की प्रूव करती है कि जो F1 जनरेशन है वो कैसे हाइब्रिड है। वर टॉल बट F2 जनरेशन बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स अपीयर। तो कहते हैं इट इज़ एविडेंस दैट ऑल प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन हाइब्रिड। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि जो F1 जनरेशन थी वो हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें थे तो सारे टॉल, लेकिन जब F2 जनरेशन बनाई हमने तो कुछ तो बने टॉल और कुछ बने शॉर्ट। तो दोनों चीज मतलब F2 जनरेशन के अंदर आपको टॉलनेस और शॉर्टनेस ये दोनों देखने को मिले, दोनों प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे क्या पता लगा, इंडिकेट दैट कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस डोमिनेंट और कंसील हाइड द कैरेक्टर ऑफ शॉर्टनेस इन F1 जनरेशन। इससे ये हमें देखने को मिला कि जो करेक्टर है टॉलनेस वाला, वो जो टॉलनेस वाला करेक्टर है वो एक तो बात है डोमिनेंट है, भारी है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा दिखता हो, मतलब जो दूसरों को दबा दे, डोमिनेंट होना। जैसे हमारे घर में हमारे पापा होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं पूरी फैमिली के ऊपर, मुखिया होते हैं। तो ये डोमिनेंट है, और ये क्या कर देता है, कंसील कर देता है। कंसील का मतलब हाइड द कैरेक्टर ऑफ शॉर्टनेस। शॉर्टनेस वाला जो ड्राफ्निज्म वाला जो कैरेक्टर है उसे दबा देता है। कब? F1 जनरेशन के अंदर, राइट। आगे, थस कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन कंसीडर्ड एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। वो कहता है कि जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है वो अपने आप को शो कर लेता है चाहे कंडीशन हेटेरोजाइगस क्यों ना हो, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस कंडीशन के अंदर भी टॉलनेस हमेशा दिखेगी, राइट। तो जो F1 जनरेशन है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो जीन टी है कंसीडर्ड हैज ए डोमिनेंट जीन। कैपिटल टी वाली जो जीन है उसे हम डोमिनेंट जीन बोलेंगे। कहता है कैरेक्टर ऑफ शॉर्टनेस कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन कॉल्ड एज रिसेसिव, और जो इसका जो जीन है स्मॉल टी उसे कहते हैं हम रिसेसिव जीन। जो छोटा वाला जी है स्मॉल टी जो है वो कभी भी F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसीलिए उसे हम रिसेसिव कहते हैं, और जो जीन स्मॉल टी है उसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बात करते हैं। रिसेसिव जीन यानी स्मॉल टी कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन इट इज इन सिंगल डोज। मतलब कि जो स्मॉल टी है वो कभी भी अगर स्मॉल टी कभी भी अगर टी फॉर्म में है तो कभी भी ड्राफ्ट जो आपका प्लांट है वो कभी भी शॉर्ट नहीं दिखा, अपने आप लेंथ नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर यही डोज डबल हो जाए, मतलब आपके पास दो फैक्टर आ जाए स्मॉल टी, तो वो आपको कैरेक्टर अपना दिखा देगा फिजिकली। तो हाउएवर जबकि कैरेक्टर ऑफ शॉर्टनेस रीअपियर्ड दोबारा आ जाता है F2 जनरेशन में। कब आता है? जब वो डोज डबल हो जाती है टी स्मॉल टी, तो हमें दिखने लग पड़ता है, राइट। तो डोमिनेंट जीन यानी कि कैपिटल टी एब्सेंट, और यहाँ पर क्या होगा ये आपको पता है, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर स्मॉल टी है ही नहीं, कैपिटल टी है ही नहीं, और जैसे कैपिटल टी एब्सेंट हुआ डबल टी की स्मॉल टी की जो डोज है वो डबल हुई और आपका शॉर्ट प्लांट्स बनने को तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन के अंदर जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1, यानी कि जीनोटाइपिक में आपके पास क्या हुआ,
जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक जो है, ये 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 का मतलब हुआ हमारे पास प्योर लंबा होना, प्योर टॉल है। ये जो 2 है ये भी लंबे हैं लेकिन हाइब्रिड है। और जो ये लास्ट वाला 1 है ये प्योर ड्राफ्ट प्लांट है ना। और फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर हम यहाँ देखें कि 3 जो है हमारे पास लंबे हैं और एक हमारे पास क्या है, बोना है। इतना हमने देखना है। यहाँ जीनोटाइपिक में तो हम पूरा देखेंगे, क्लियर करके देखते हैं, राइट। आगे देखते हैं मेंडल्स 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टेट दैट। अब देखो ये जो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशियो आई, फिनोटाइपिक रेशियो 3 मतलब 3:1 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बेस्ट टेस्ट ऑफ द मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 3:1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो लंबे हैं और एक हमारे पास क्या है, बोना है, राइट। लेकिन इन अगर हम इसको जीनोटाइपिकली रीड आउट करें तो हमारे पास एक प्योर लंबा है, एक प्योर बोना है और 2 कैसे हमारे पास हाइब्रिड लंबे हैं, टॉल है, राइट। तो वो कहता है जो 3:1 ये रेशियो आया फिनोटिपिकली, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद इससे हमें स्टेट दैट हम पता लगा F1 हाइब्रिड कंटेन 2 फैक्टर्स। जो F1 जनरेशन है वो तो हाइब्रिड है और उसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स सेपरेटेड व्हेन गैमीट वर फॉर्म्ड। तो जब गैमीट्स बनते हैं तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। तो गैमीट जो है कैरी, वो कैरी करती है अपने साथ, क्या कैरी कर रही है, 1 कॉपी ऑफ ईच फैक्टर। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, देख सकते हो यहाँ लिखा है 1 कॉपी ऑफ ईच फैक्टर, 1 कॉपी ऑफ ईच फैक्टर। तो जो गैमीट है वो कैरी क्या कर रहा है, गैमीट के अंदर आपको सिर्फ 1 कॉपी ऑफ ईच फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर की एक कॉपी उसके पास होती है। रैंडम फ्यूजन ऑफ ऑल गैमीट्स अकर्ड अपॉन फर्टिलाइजेशन। तो जैसे आप फर्टिलाइजेशन करोगे तो रैंडम फ्यूजन करोगे तो वो फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक के अंदर। तो आज हमने मेंडेलियन का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखा, उसके बाद प्योरिटी ऑफ गैमीट की बात की, है ना। तो थैंक यू सो मच। इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए और जो मैंने ये करवाया हुआ है इसको आप डिटेल में अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।